नमस्कार दोस्तों। क्लास 9 का हिस्टोरी है, उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। विद्रोह का मतलब क्या होता है? कहने का अर्थ होता है विद्रोह की कि हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है, और उस पर हम डायरेक्ट अटैक कर देते हैं जहाँ हिंसा उत्पन्न हो, ठीक है, उसको हम विद्रोह कहेंगे। बिना कोई प्लानिंग करके उस पर अटैक कर देना विद्रोह कहलाएगा। अब स्वतंत्रता संग्राम कहने का मतलब क्या करना है? प्लान करना है, प्लान करना और धीरे धीरे, ठीक है, और कोई जो है बड़ा बदलाव नहीं हो, धीरे धीरे हो, धीरे धीरे चेंजिंग हो, कोई डायरेक्ट अचानक बड़ा बदलाव ना हो, वो स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। क्रांति क्या होता है? क्रांति का अर्थ क्या? हमने प्लान किया, ठीक है, हम प्लान किए और उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट बदलाव, अचानक एक बड़ा बदलाव करती हैं। क्रांति का अर्थ हुआ हम प्लान किए और उसमें अचानक कोई बड़ा बदलाव हो, वह क्रांति कहलाता है, ठीक है। अब होता है राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजतंत्र का अर्थ होता है जिसमें राजा जहाँ हो, जिसमें किसी भी पहले का जो है, पहले राजा ही रहता था भारत में, और क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अदर्स कंट्री में ये हो रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, कुछ कुछ कंट्री में है जो हो रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो कहलाता है राजतंत्र कहलाता है। जहाँ इस प्रकार का हो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वह कहलाता है राजतंत्र कहलाता है, ठीक है। अब वो कहता है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र कहने का अर्थ क्या होता है? राजा जो कह दिया वही सर्वमान्य है। जो राजा कह दिया कि ये होगा तो ये होगा, कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको हटा नहीं सकता है, वो निरंकुश राजतंत्र कहलाता है। अब होता है संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? यानी जैसे में कुछ संस्थान, कुछ जैसे में कोई राजा है, जो राजा बना उस पर कोई पाबंदी लगाना है, नहीं नहीं, उसमें जो है पाबंदी लगा दिया जाए कि भाई जैसे में एक हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसी प्रकार से उसको संवैधानिक राजतंत्र होता है जिस पर निरंकुश किया जाए कि राजा जो कहेगा ये नहीं होगा। निरंकुश राजतंत्र जो था, राजा का बेटा ही जो नहीं, निरंकुश राजतंत्र होगा, जो राजा कह दिया वही होगा, वो नहीं होगा। उस पर पाबंदी लगा दिया जाएगा कि आप जो कहिएगा वो होगा नहीं, आपको इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। गणतंत्र। अब है गणतंत्र क्या है? जहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, जहाँ चुना जाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है, जहाँ चुना जाए, ठीक है, गणतंत्र कहलाता है। अब आइए इस घटना को कुछ हम पढ़ें, उसके बाद आगे बताया जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए। घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास में एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकारों का आधारित व्यवस्था में शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नई युग के आगमन का, ठीक है। अब आइए, सबके एक समान अधिकार होते हैं और एक व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नई युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल गई थी। अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और इस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों की कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न
देशों के एक सेकंड उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाज़ीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाज़ी जर्मनी और औरतों और बच्चों की दशा और स्कूलों को यातना गिरोहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नाज़ीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जाने के अधिकार से वंचित कर दिया था। किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं का भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छिड़ दिया। नाज़ीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं हो सकता और पैशाचिक हत्याकांडों और मौत की कहानी पर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहलाने देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों को काफ़ी प्रभावित हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नाज़ीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पहले फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी है। इसका हमने पढ़े हैं घटना क्या क्या होगा अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में। उसके बाद हम आगे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।